अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में हमने सेंट्रल बैंक के टूल्स देखे कि सेंट्रल बैंक कैसे पॉलिसीज़ पे काम करता है, किन टूल्स पे चलता है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। उन सारे टूल्स की जो बेस थी वो हमने उस क्लास में भी डिस्कस किया था कि वो मॉनेटरी पॉलिसी थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन फोर्थ लेक्चर में थोड़ी सी हमने डिस्कस की थी। इस क्लास में हम मॉनेटरी पॉलिसी की डिटेल्ड डेफिनेशन, इसकी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और इन ऑब्जेक्टिव्स को किन टूल्स की मदद से सेंट्रल बैंक जो है वो अपने टारगेटेड्स को अचीव करता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो मॉनेटरी पॉलिसी के पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कंसर्न विद deciding how much money the economy should have, or perhaps more correctly deciding whether to increases or decreases the purchasing power of money। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा मौजूद होना चाहिए, और इसको अगर बेहतर तरीके से कहा जाए तो वो ये इस चीज़ को करेक्टली डिसाइड करती है कि जो मनी अपनी जो हमारा पैसा है वो परचेजिंग पावर उसकी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो यानी कि अबाउट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, all the decisions are related to the monetary policy. So according to McConnell, uh, changing the money supply to assist the economy to achieve a full employment level। तो ये मैकॉनल की डेफिनेशन है मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कि मनी सप्लाई के साथ रिलेटेड है। और ये है कि मनी सप्लाई को कैसे असिस्ट किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे चलाया जाए कि हम इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर सकें। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? इसको दो तरह से हमने क्लासिफाई किया है। एक इसको हमने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए और एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए इसके ऑब्जेक्टिव्स ज़रा डिफरेंट हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि इस पॉलिसी का मकसद ये है कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम किया जाए, लोगों को जो है वो उनको काम पे किसी ना किसी पे कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि लोगों को काम करने के मौके मिलें, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो। और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम मज़ीद आगे देखेंगे, हम एक मॉडल पढ़ेंगे केन्स का कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब ये है कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर बैलेंस रखना जो है वो इस पॉलिसी का मकसद है। तो अगर हम दूसरी ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू हैव हाई एफिशिएंसी, इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, एफिशिएंट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, फॉरेन करेंसी आ सके मुल्क के अंदर। ये भी इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। टू हैव लार्ज स्केल ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हर कंट्री के पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। वो रिसोर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं, वो कई अदर रिसोर्स भी हो सकते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड भी होते हैं और कंट्री खुद भी जनरेट करती है। इन तमाम रिसोर्स की मोबिलाइजेशन ईज़िली मोबाइल हों, ईज़िली ट्रांसफ़रेबल हों, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का। टू इंक्रीज़ एक्सपोर्ट्स, जैसे हमने पहले भी बात की कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, हर इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। जब ये एक मकसद है तो इसका मतलब ये भी है कि हम इसके थ्रू अपने एक्सपोर्ट्स को, इकोनॉमी की एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट्स को भी इंक्रीज़ करना जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का। टू हैव हाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो हमने अभी काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ी थी, सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट।
तो यानी कि सेविंग्स को इंक्रीज़ करना और सेविंग्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ करना, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बिजनेसेस स्टार्ट हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना भी इसका एक मकसद है। टू प्रोवाइड प्राइस एंड एक्सचेंज स्टेबिलिटी, जैसा कि हमने पहले पॉइंट पर डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर बैलेंस रखना, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर बैलेंस रखने से मुराद ये है कि प्राइसेस को जो है वो स्टेबल रखना, ना प्राइस इन्फ्लेट करे ना डिफ्लेट करे, प्राइसेस के अंदर स्टेबिलिटी आए। उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है जिसको हम डॉलर डेली सुनते हैं, डॉलर इतना महंगा हो गया, डॉलर ये डॉलर वो, तो डॉलर के रेट में स्टेबिलिटी लेके आना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी की बहुत मेन ऑब्जेक्टिव्स में आता है। टू हैव एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की बेटर एलोकेशन, रिसोर्सेज की बेटर यूटिलाइजेशन, उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, उनको ज़ाया होने से बचाया जाए, उनकी एलोकेशन सही तरीके से की जाए। यानी इंडस्ट्रीज़ में अगर लेबर ज़्यादा एफिशिएंट है तो ज़्यादा लेबर से प्रोडक्टिविटी ली जाए, अगर कैपिटल ज़्यादा है किसी कंट्री के अंदर तो लेबर को कम लगाया जाए, कैपिटल को ज़्यादा लगाया जाए। एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ की कैसे करना है, वो भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। और इन तमाम सारे ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़े हैं उनका जो अल्टीमेट उनका इफ़ेक्ट है वो ये है कि राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल्स, जो लोग जिस भी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं उस इकोनॉमी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के पीपल्स हैं, उनको हाई लिविंग स्टैंडर्ड उनका मेंटेन रखना, उनको उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बनाना, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलें, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो। तो ये तमाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं इसके। टू हैव हाई एग्रीगेट डिमांड विदाउट इन्फ्लेशन, इरेडिकेट इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। इन्फ्लेशनरी गैप्स होता है कि जब आपके मुल्क के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, और डिफ्लेशनरी गैप्स तब जनरेट होते हैं जब आपके इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड से। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना इस तरीके से कि इन्फ्लेशन ना हो और साथ ही ना इन्फ्लेशनरी गैप आए, यानी ना एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए एग्रीगेट सप्लाई से, और ना डिफ्लेशनरी गैप आए और ना यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए एग्रीगेट डिमांड से। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में आता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। हाई रिसर्च फर्दर डेवलपमेंट, रिसर्च को प्रमोट करना, फर्दर इन्हांसमेंट लेके आना रिसर्च के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू अदर कंट्रीज़, जिस कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो तो मॉनेटरी पॉलिसी को बेटर यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ को भी असिस्टेंस देना, उनको भी गाइड करना कि कैसे आप भी ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो, ये भी इनके टूल्स इनके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। गेनिंग मॉनेटरी कंट्रोल ओवर अदर्स, तो ये कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। टाइप्स हैं कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ की, दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अप्लाई की जाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जिसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जिसको इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। टाइट या टाइट या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद ये है कि जब इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस किया जाता है मनी सप्लाई को, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मनी सप्लाई को। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी also called the contractionary monetary policy tends to curb inflation, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, कम करे by contracting और रिड्यूसिंग दी मनी सप्लाई। यानी जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है बाय रिड्यूसिंग दी मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कम करके, तो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक्सपेंशनरी या इजी मॉनेटरी पॉलिसी, easy monetary policy also called expansionary monetary policy tends to encourage growth
बाय एक्सपेंडिंग दी मनी सप्लाई। जब आपने इकोनॉमी को ग्रो करना है, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई हुई है, रिसेशन जो है वो आया हुआ है इकोनॉमी के अंदर, तो जब आपने ग्रोथ को इनकरेज करना है बाय एक्सपेंडिंग दी मनी सप्लाई, तो इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव होगा आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का, जब ऑब्जेक्टिव होगा तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगी। अब हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए, अब हम इसके टूल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी अचीव्ड सक्सेसफुली बाय दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रॉपरली। जो हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, वो इन टूल्स या इन इंस्ट्रूमेंट्स से प्रॉपरली अचीव किए जा सकते हैं। अब ये टूल्स कौन कौन से हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला टूल है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट इज़ द डिस्काउंट रेट सेट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री इन गिविंग आउट लोन्स टू द कमर्शियल बैंक थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक का लास्ट रिजॉर्ट होता है, वो बैंकर ऑफ द बैंक्स होता है, तमाम बैंकों का फादर होता है, तमाम बैंकों का लास्ट रिजॉर्ट होता है, आखिरी उम्मीद होती है। तो जब एक बैंक रेट पॉलिसी क्या है, जब सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक कर्ज़ा लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, जब उनके पास क्रेडिट ख़त्म हो जाता है, तो वो उनका जो आखिरी उम्मीद है वो सेंट्रल बैंक है। जब वो सेंट्रल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक उनको लोन देता है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। तो बैंक रेट पॉलिसी के थ्रू जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, या इंक्रीज़ किया जाता है या डिक्रीज़ किया जाता है, वो भी हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। पहले बैंक रेट को हम दोबारा रीड करते हैं। बैंक रेट इज़ द डिस्काउंट रेट set by the central bank of every country in giving out loans to commercial banks through bills of exchange। यानी कि कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। अब बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट टोटली डिफरेंट है। उन क्या डिफरेंट है? इंटरेस्ट रेट वो है जिस पे हम सेंट्रल बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, लोन लेते हैं। अगर हम कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे तो जिस रेट पे हमें लोन मिलेगा उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, और अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं उनको जिस रेट पे लोन मिलेगा उसको बैंक रेट कहते हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट। ज़ाहिर सी बात है, अगर कमर्शियल बैंक को ज़्यादा रेट पे कर्ज़ा मिलेगा कमर्शियल बैंक से, तो हमें भी कमर्शियल बैंक से ज़्यादा रेट पे लोन मिलेगा। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बैंक रेट के अंदर और इंटरेस्ट रेट के अंदर। अच्छा, जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है, इन्फ्लेशन का मतलब ये जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई होती हैं, जब मनी सप्लाई बहुत बड़ी होती है, तो फिर बैंक रेट पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द बैंक रेट। ये पॉलिसी है बैंक रेट पॉलिसी के। इन्फ्लेशन के अंदर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। बैंक रेट जब बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक को पता है कि मुझे अगर सेंट्रल बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बहुत ज़्यादा रेट पे लोन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो कम से कम लोन आगे देगा। कम से कम लोन आगे देगा तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। पैसा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोग एग्रीगेट डिमांड, ज़्यादा चीज़ें डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जनरेट हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देता है। बैंक रेट का इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि अब कमर्शियल बैंक्स को महंगे कर्ज़े मिलेंगे सेंट्रल बैंक से, जिसकी वजह से वो कम से कम लोन देंगे, कम से कम लोन देंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल रहेगी इकोनॉमी के अंदर, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब डिप्रेशन है आपकी इकोनॉमी के अंदर, प्राइसेस बहुत लोग इन डिफ्लेशन की सिचुएशन है, फिर क्या, इसका इन्वर्स होगा। उस पहले वाले में इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक ने इंक्रीज़ किया था बैंक रेट, इसमें डिक्रीज़ कर देंगे, इनकरेज करेंगे बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, हम आपको सस्ते कर्ज़े प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने का मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, ये जो डिप्रेशन आया हुआ था इसको बूम मिलेगा, ये इंक्रीज़ होगा। तो ये बैंक रेट पॉलिसी है।
उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन है। यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल बैंक में इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई ऑफ कंट्री डायरेक्टली बाय द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज़ इन द स्टॉक एक्सचेंज। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होती हैं, उन बॉन्ड्स को, उन सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ करता है सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट के अंदर। अब वो ओपन मार्केट कौन सी है? स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है कि बॉन्ड्स जो बनते हैं, जो हमारे पास बॉन्ड्स होती हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनकी सेल और परचेज़, उनकी सेलिंग और उनकी बाइंग करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कहाँ? स्टॉक मार्केट के अंदर। अब इन्फ्लेशन के अंदर क्या सिचुएशन है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक मेनली टू इंश्योर दैट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द कंट्री इज कट डाउन। यानी कि इन्फ्लेशन के अंदर जो जॉब है सेंट्रल बैंक की, वो क्या है? वो जॉब ये है कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कट डाउन किया जाए। अब मनी सप्लाई को कट डाउन करना है तो बॉन्ड्स खरीदेगा या बेचेगा? अगर वो बेचता है आवाम को, इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं उनको बॉन्ड्स सेल कर देता है, तो एक कागज़ का टुकड़ा, एक सिक्योरिटी, एक बॉन्ड जो है वो इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास आ जाएगा और उसके बराबर एक अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगी। तो मनी सप्लाई तो कंट्रोल हो रही है। यानी कि जब इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स को सेल कर देगा। Whenever the government want to increase the volume of credit, the central bank then purchase, अब ये उसका उल्ट है, then purchase the securities। पहले में रिड्यूस करनी थी तो उन्होंने सेल किए थे। अब क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज़ करना है, पैसे को, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है इकोनॉमी के अंदर। अब जब इंक्रीज़ करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? उनसे वो कागज़ के टुकड़े, जिसको हम बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं, वो ख़रीद लेगा और उसके बदले में उनको उनके पैसे वापस कर देगा, जिससे फिर इकोनॉमी के अंदर जो है वो पैसा बढ़ जाएगा। तो ये ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। इसके थ्रू भी जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। चेंजेस इन रिजर्व रेशो। थ्रू दिस पॉलिसी the central bank determines that a certain proportion of cash deposit from commercial bank is to be deposited with it, so that the central bank by this way influence the volume of the credit in the country। रिज़र्व रेशो सबसे पहले क्या होती है? जब हम अपना कोई भी क्रेडिट जमा कराते हैं, कोई भी अपना पैसा जब क्रेडिट करवाते हैं अपने अकाउंट में कमर्शियल बैंक में, सपोज़ 1000 रुपया हमने जमा करवाया अपने अकाउंट में, तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी कमर्शियल बैंक के लिए क्या है कि वो कहते हैं कि उस 1000 का कुछ फ़ीसद, कुछ प्रपोर्शन आप अपने पास रिज़र्व रखो, लाइक 20%, 30%, 10%। 20% है तो यानी कि 200 रुपया वो रिज़र्व रखने के जो है वो पाबंद हैं, उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो 20% उसका रिज़र्व रखेंगे, बाकी 80% के लोन्स देंगे। तो इसके थ्रू भी जो है वो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। वो कैसे? अब जब सपोज़ हम ये करते हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि ये मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इकोनॉमी के अंदर, तो कंट्रोल श्रिंक करना चाहता है सेंट्रल बैंक इकोनॉमी से, मनी सप्लाई को उठाना चाहता है पैसा इकोनॉमी से। तो वो फिर रिज़र्व रेशो को क्या करेगा? अगर तो वो रिज़र्व रेशो बढ़ा देता है 20% से सपोज़ 50% कर देता है, तो पहले 1000 रुपये का कमर्शियल बैंक 800 रुपया 20% के हिसाब से 800 रुपया लोन दे सकते थे। अब 50% के हिसाब से कितना लोन दे सकते हैं? सिर्फ 500 रुपया। तो यानी कि अब लोन्स कम प्रोवाइड करेगा कमर्शियल बैंक इकोनॉमी के अंदर, जिससे पैसा जो है, मनी सप्लाई जो है, क्रेडिट जो है वो कंट्रोल होगा इकोनॉमी के अंदर, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। और इसका इन्वर्स सिचुएशन क्या है? डिप्रेशन के अंदर जब डिफ्लेशन की सिचुएशन है, जब प्राइसेस लो गई हुई हैं, जब मनी सप्लाई कम है इकोनॉमी के अंदर, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? जब मनी सप्लाई कम होगी तो सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि इंजेक्ट किया जाए पैसा मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, फिर वो रिज़र्व रेशो को कम कर देगा। यानी अगर 20% था, यानी कि 1000 रुपये के पीछे अगर 800 रुपये का लोन देना था, तो वो 5% पे, 10%, 5% पे लाता है, तो इसका मतलब है कि अब आप 9,500 रुपये के लोन दे सकते हो।
तो इस तरीके से जब लोन ज़्यादा दे सकता है तो इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ओपन चेंजेस इन रिज़र्व रेशो के अंदर चेंजेस ला के सेंट्रल बैंक जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद क्रेडिट रैशनिंग है। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब क्या है? द फर्स्ट थ्री टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स एंड दस फॉर इंस्ट्रूमेंट will only be predicted if all the previous measures have failed to bring about the desired result. By credit rationing, the central bank fixes the credit ceiling allowed for each and every commercial bank and will not give further credit to them beyond limit allowed. अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको क्रेडिट कहाँ से मिलता है? उनको क्रेडिट मिलता है सेंट्रल बैंक से। अब जो पहले वाले हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं वो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं, वो प्रोसीजर का हिस्सा हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन जब वो काम ना करें, जब वो मेजर्स, जब वो टूल्स काम ना करें, तो फिर रेशनिंग करनी पड़ती है, फिक्स करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है क्रेडिट को, कमर्शियल बैंक के क्रेडिट को। कमर्शियल बैंक के क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेगा? सेंट्रल बैंक एक ऑर्डर पास कर देता है कि कमर्शियल बैंक्स को इस लेवल से ज़्यादा का क्रेडिट हम नहीं दे सकते। अब जब कमर्शियल बैंक को एक लिमिट मिल गई है क्रेडिट की, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि मैं अगर ज़्यादा लोन दे देता हूँ तो मुझे पीछे से क्रेडिट नहीं मिलना, मुझे सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट नहीं देना। उन्होंने रेशनिंग की हुई है, उन्होंने फ़िक्स किया हुआ है, उन्होंने अलाउ नहीं करना, उन्होंने सीलिंग की हुई है क्रेडिट की। तो फिर कम से कम जो है वो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, तो फिर मनी सप्लाई कम इंक्रीज़ होगी। तो क्रेडिट रेशनिंग भी एक टूल होता है सेंट्रल बैंक का मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है मॉरल सुएशन। बाय दिस क्वांटिटेटिव मेजर द सेंट्रल बैंक मॉरली persuades or rather request the commercial bank not to indulge themselves in such economic activities which may well aggravate the current economic situation in the country. कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक्स को मॉरली रिक्वेस्ट करता है, उनको कुछ सजेशंस देता है, उनके लिए कुछ नॉर्म्स बनाता है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज ना करें, खुद को इंगेज ना करें कि जिससे इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो सके। अब वो ऐसी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिसमें कमर्शियल बैंक खुद को इंडल्ज करके इकोनॉमिक सिचुएशंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं? लाइक अगर सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट रेशनिंग की हुई है कि इससे ज़्यादा का आपको क्रेडिट नहीं मिलना, या सेंट्रल बैंक ने एक लेवल दिया हुआ है रिज़र्व रेशो के इससे ज़्यादा का आप लोन नहीं दे सकते, तो उसको बियॉन्ड करे कोई सेंट्रल बैंक, कोई कमर्शियल बैंक, उसको उन ऑर्डर्स को ना माने जिसकी वजह से ये पॉलिसी काम ना कर रही हो, तो फिर उनसे वो जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि आप इस तरह की चीज़ों में खुद को इंगेज ना करें। Morally word means here that the central bank issues directions to the commercial bank giving logical reasons। तो ये सिर्फ ये वाला जो टूल है ये सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है इसमें और उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं। फिर डायरेक्ट एक्शन है। This method of control will only be applied when the previous method has failed, as it is now assumed that commercial banks have now become a threat to the policy in spite of moral suasion, like they continue to give loans as usual, and thus the central bank is forced to take direct action against these commercial banks। जो हमने पहले बात की है कि मॉरल सुएशन भी कर दी सेंट्रल बैंक ने, और पहले कुछ नॉर्म्स भी फ़िक्स कर दिए, कुछ उनके लिए रेट भी फ़िक्स कर दिए, लेकिन फिर भी उनके लिए उनको बियॉन्ड कर रहा है कोई कमर्शियल बैंक, उनके अगेंस्ट जा रहा है कोई कमर्शियल बैंक, तो फिर सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन लेता है। वो डायरेक्ट एक्शन क्या हो सकते हैं? वो डायरेक्ट एक्शन ये हो सकते हैं कि उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए,
कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक की तरफ से, उनकी जो रिज़र्व रखवाया हुआ है सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक ने, उसको ज़ब्त कर लिया जाए और कोई एक्शन लिया जाए उनके ख़िलाफ़, कमर्शियल बैंक के ख़िलाफ़ उनको बिज़नेस ना करने दिया जाए। तो ये डायरेक्ट एक्शंस हैं जो कि बहुत कम ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के ख़िलाफ़ जो है कोई एक्शन ले। इससे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो पहले वाले टूल्स, इससे पहले जो टूल्स थे उससे फुलफ़िल हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट है पब्लिसिटी। फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक पब्लिशेस डिटेल्स कंसर्निंग कमर्शियल बैंक्स. The central bank refers to such measures especially when the inflation period is getting worse. The reason for central bank doing this is to keep the public aware of the commercial bank's activities so that the people actually know to what and where their money has gone. तो पब्लिसिटी करना चीज़ों की, कमर्शियल बैंक्स के कंसर्न डिटेल्स को पब्लिश करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेंट्रल बैंक की तरफ से जो होती हैं वो टूल्स होती हैं।